दोस्तों गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है सामाजिक विज्ञान का सेशन है। सामाजिक विज्ञान के सेशन इस प्रश्न से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न जो मिलेंगे आपको 50 प्रश्न हैं और एक चैप्टर से लगभग 50 प्रश्न लिया गया है। वो प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे, अब देखना ये है कि OMR जो सीट है OMR सीट को हम फिल कैसे करेंगे। उसमें अगर गलती होगा तो हमारा नंबर भी कट सकता है। इसके लिए भी एक वीडियो बना कर डालेंगे आप लोगों के यहाँ। तो अभी देख लेते हैं इन प्रश्नों को कि ये प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने वो है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप को अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बियान कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा बुर्बो वंश। क्या चीज़? बुर्बो वंश। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने वो है कि मेजीन का संबंध किस संगठन से था। तो मेजीन का संबंध दोस्तों कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रिया होगा। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया। यहाँ की एक और बात जान लेंगे कि ऑस्ट्रिया में 1822 में मेंडल नामक व्यक्ति का जन्म हुआ था, जो आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री पद पर। कौन से पद पर दोस्तों? प्रधानमंत्री पद पर। अगला जो क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। क्या है दोस्तों? एक नाविक था वो। अगला प्रश्न है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट एक कहानी भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जालबेरियम कैसी संस्था है। तो दोस्तों जो जालबेरियम है वो व्यापारियों की संस्था है। किस संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था है ये। जालबेरियम एक स्थान है जहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं? व्यापार करने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो वो था बिस्मार्क। क्या नाम है दोस्तों उसका? बिस्मार्क। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका चौथा प्रश्न सही हो जाएगा। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का ये प्रश्न जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का, तो ये यूरोप के राष्ट्रवाद से कोई प्रश्न है। नेपोलियंस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों। तो नेपोलियन से क्रांति हुई थी 1821 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1821 में। अगला प्रश्न है कि चार्जिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था दोस्तों 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो 1810 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1810 में हुआ था। अगला है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। अगला है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। ठीक, तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस भी एक देश है, प्रसा भी एक देश है। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर का कि 19 नंबर का जो प्रश्न है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया।
तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। ठीक है दोस्तों, रूस ने कुचल दिया। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने वो है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों सेडान में हुआ था। देखिए थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं, सेडेवान है, सेडेवा और सेडान, तो इसमें जो आंसर सही होगा इसका सेडान सही होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो वो है दोस्तों यूनान एक देश है। ये क्या है? यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा के लिए एक स्रोत रहा है। अगला प्रश्न है जो दोस्तों कि युवा इटली संस्था किस संस्था का विकास किया? किसने किया? तो मेजिन ने किया। किसने किया दोस्तों? तो मेजिन ने किया। अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो जो दोस्त बिस्मार्क था वो एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीति करने वाला। अगला है कि सार्डिनिया पडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पडमाउंट का शासक था लॉर्ड वायरन। इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों ये सही होगा नेपोलियन थर्ड। अगला प्रश्न है कि यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो दोस्तों इसका जो नाम है लॉर्ड वायरन शहीद हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जालबेराइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस राज्य से हुई थी? तो जालबेराइन की स्थापना दोस्तों प्रसा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? प्रसा से हुई थी। हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों? तो हंगरी की भाषा दोस्तों थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। अगला है यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसका पराजय हुआ था? तो यूनान के स्वतंत्र संग्राम में तुर्की नामक का यानी कि तुर्कियों का पराजय हुआ था। अगला प्रश्न है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? तो मारियान जो थे वो दोस्तों फ्रांस। कौन देश है? फ्रांस, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका जो दोस्तों होगा ये होगा यूनान का। किसका? यूनान को कहा जाता है। अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन दोस्तों 1688 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1688 में। अगला प्रश्न है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? ये दोस्तों आईएमपी प्रश्न है। इसको ये पूछा भी जा सकता है। तो ये है बुर्बों का। किसका? बुर्बों का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? ये भी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। ये भी आईएमपी है। इसको भी आप नोट कर लेंगे कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों 1804 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे दोस्तों? 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जर्मनी। इसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस सभी सम्मिलित थे जबकि जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है कि वियन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला है यंग इटली के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यंग इटली के संस्थापक थे मेजिनी। कौन थे दोस्तों? मेजिनी। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोगों के सामने, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको हम हल्का जूम कर लेते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यानी कहा था कि जो अंग्रेजी शासन उसकी गुलामी करने से बढ़िया है कि हम लकड़ी काटें। क्या करें ना? हम लकड़ी काटें। तो इसका जो आंसर सही होगा चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने ये कहा था कि हम अंग्रेजी गुलामी की शासन नहीं करेंगे। प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था।
कौन था दोस्तों? विलियम प्रथम इसका शासक था। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ कस लिखा हुआ है, यहाँ किसे होगा, किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको? तुर्की को। अगला है प्रश्न है 41 नंबर का कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की थी दोस्तों? तो राइन संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 42 नंबर कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्रीय की स्थापना हुई थी? तो इसका जो दोस्तों सही होगा एड्रियानोपुल की संधि। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा मेजिन ने। किसने की थी? मेजिन ने की थी। अगला प्रश्न है कि गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो दोस्तों सही होगा वो होगा इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेटरनिख कौन थे? मेटरनिख कौन थे दोस्तों? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। क्या थे? ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। अगला प्रश्न है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कार्बोनारी की स्थापना अभी पीछे हम बताए हैं कि 1810 में हुई थी। प्रश्न दोबारा हो गया है। अगला प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा निरंकुश राजतंत्र। क्या था? निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन किसने किया था? संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका होगा गैरीबाल्डी ने। क्या? गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद का जो धारणा था किस घटना के बाद ये शुरू हुआ? तो इसका होगा पूर्ण जागरण काल के बाद ये घटना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त और लही की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका अभी मैं पीछे बताया हूँ कि बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने? बिस्मार्क ने अपनाया था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सेडान का युद्ध के बाद। किसना? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगला प्रश्न है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासन कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। कौन था दोस्तों? नेपोलियन तृतीय था। ये जो आप लोगों के सामने लगभग 50 प्रश्न मिले हैं, इन 50 प्रश्नों को अगर हम देखेंगे सही से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है दोस्तों। आगे आप लोगों को OMR सीट कैसे भरनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिले या जो भी वीडियो पड़े वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।